I request Mr. Sadhu Singh to give his views. Sadhu Singh जी। सर, आदरणीय सीएलसी साहब, इस मीटिंग में उपस्थित अपने एडिशनल सीएलसी, डिप्टी सीएलसी, हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जॉइंट सेक्रेटरी महोदय और अन्य विभागों से जुड़े हुए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सभी सम्मानित अधिकारीगण। सर, पिछली मीटिंग जो गुरु सर की चेयरमैनशिप में हुई थी, उसमें सारे विषय रखे गए थे और अभी मेरे से पूर्व हमारे 4 वरिष्ठ ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं ने बहुत डिटेल में विषय रखे हैं। ये जो सर एजेंडा है हम लोगों का, इसमें 2 तरह के पॉइंट्स हैं। एक पॉइंट्स तो ऐसे हैं जो फॉर्म हैं हमारे, चाहे वो JCM 3 लेवल का हो, JCM 2 लेवल का हो, जिनकी मीटिंग्स न होने के कारण बरसों से वो समस्याएं हल हो सकती थी, लेकिन हल नहीं हुई। और उस मीटिंग के बाद थोड़ा सा ज़रूर एक्शन हुआ। एक सभी JS को पत्र लिखे गए कि जो है वो इन विषयों पर बात करें। कुछ JCM 3 लेवल की मीटिंग्स भी शुरू हुई। निश्चित रूप से जो है जो मुद्दे JCM 3 लेवल पर हल ही नहीं हो सकते, तो उनका JCM 3 या JCM 2 की मीटिंग से कोई वो नहीं है, कोई मतलब नहीं है सर। एक्चुअली कुछ जो विषय हैं जो गवर्नमेंट की नीतियों के कारण यहाँ पर आए, जिनके कारण से आज जो है ये कर्मचारी पीड़ित हैं, उन पर तो हायर लेवल में मीटिंग होनी चाहिए, तभी कुछ हल हो सकता है। सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या जो है इस लेवल पर मीटिंग होनी चाहिए थी। जैसा गुरु सर ने उस समय निर्देश भी दिया था कि 19 तारीख के पहले मीटिंग्स होनी चाहिए, लेकिन वो मीटिंग्स नहीं हो पाई। अब जैसे हमारे साथियों ने बताया, जैसे सर क्लोजर हो रहा है, लगभग हमारे 4 डिपो बंद कर दिए गए। उनके जो कर्मचारी हैं उनका सेटलमेंट, उनको जो है दूसरी जगह पर रीडिप्लॉयमेंट कैसे हो रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन विषयों पर निश्चित रूप से चर्चा होनी चाहिए। जैसे EME के वर्कशॉप सर बंद किए गए, वहाँ पर जो काम करने वाले कर्मचारी हैं, जैसा भी श्रीनिवासन जी ने बताया कि वो जो है इंडस्ट्रियल वर्कर में हायर पोस्ट पर जो मास्टर क्राफ्ट्समैन है, प्रमोशन लेते लेते जो है 4600-4200 के ग्रेड पे तक वो थे। उनको जो है दूसरे डिपार्टमेंट में DGQA में या कहीं पर भी एडजस्ट किया गया, तो एकदम 4200 से उठा करके 1800 के ग्रेड पे में उनको लाया गया। तो ये जो है एक अन्यायपूर्ण व्यवस्था है कि कर्मचारी जो है 40 साल 45 साल 30 साल और 35 साल नौकरी करने के बाद ये प्रमोशन पाया था और आज उसको लोएस्ट में ला करके बिठा दिया गया। ये अन्यायपूर्ण है सर, और इसके लिए सबसे पहले हम लोगों को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जो उच्च अधिकारी हैं उनके साथ बैठ करके इस पर चर्चा होनी चाहिए। चर्चा सर पहले भी हुई थी, 2018 में हुई, और उस समय जो है हमारे JS महोदय साहब ने बड़ा क्लियर कट डायरेक्टिव दिया था कि किसी का रिवर्सन नहीं होगा। जो सेक्रेटरी साहब हैं उनका जो है डायरेक्टिव था कि किसी की भी पोस्टिंग 50 किलोमीटर के दायरे में ही होगी, लेकिन ऐसा कुछ जो है नहीं हुआ, जिसके कारण आज EME वर्कशॉप के कर्मचारी या तो दर दर भटक रहे हैं, या जिनका एडजस्टमेंट हो गया वो जो है उनके साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ, जिसके बारे में जो है निश्चित रूप से आप समझेंगे सर। आपके बारे में मैंने सुना है सर कि आप जो है बहुत ही अच्छे ढंग से डिसीजन, कभी मिले नहीं, कभी बात नहीं हुई, है एक अलग बात है, लेकिन आपके बारे में जानकारी है कि आप जो है न्यायपूर्ण कार्रवाई करते हैं। तो ये ज़रूर जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को आपकी तरफ से जाना चाहिए कि जो कर्मचारी जिनको कि हमने 4200 ग्रेड पे से उठा करके 1800 ग्रेड पे में ले जा करके खड़ा किया है, उनका जो है साथ न्याय होना चाहिए। इसी तरह से सर जो है EME वर्कशॉप को GOCO मॉडल में देने की बात चल रही है। तो ये मामले जो है ना JCM 2 में हल हो सकते हैं, ना जो है आपके JCM 3 में हल हो सकते। इसके लिए तो हर लेवल की मीटिंग होनी चाहिए थी, जो कि जो है 19 तारीख के पहले नहीं हुई। और मैं तो यही कहूँगा कि सर जो है हम लोगों की जो बातें थी उनको उतना गंभीरता से मिनिस्ट्री ने नहीं लिया, जितना जो है मुझे उम्मीद थी
गुरु साहब के इंस्ट्रक्शन देने के बाद कि इस पर कुछ न कुछ कार्रवाई होगी 19 के पहले, और हमें 19 को स्ट्राइक पर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन ऐसी स्थितियां हुई नहीं सर। इसलिए जो है मैं अपने नेगी सर से जो है यही निवेदन करूंगा कि मिनिस्ट्री को इस तरह के इंस्ट्रक्शन दिए जाएं कि इन समस्याओं पर जो है तुरंत हल होना चाहिए। अब सर जो है MES की 9,305 पोस्टों को जो है ख़त्म कर दिया गया, किसी से कोई चर्चा नहीं। इसी तरह नेवी में जो पोस्टें ख़त्म की गई, इनके बारे में भी पिछले बार चर्चा हुआ था। DRDO का निजीकरण हो रहा है, न 3 लेवल रोक सकता न 2 लेवल, इसके लिए तो हायर लेवल की ही मीटिंग चाहिए। जो आज जो सर जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो कर्मचारियों की संख्या को कम करने का जो एक दौर चालू हुआ है, ऐसे समय में जब देश में बेरोजगारी की समस्या है, तो हम लोगों का जो है निश्चित रूप से स्वाभाविक रूप से हम लोगों को उसके ऊपर रिएक्ट करना ही पड़ेगा। आज जो DGQA में जो है रीस्ट्रक्चरिंग के नाम पर जो है पोस्टों को काटने की जो है व्यवस्था हो रही है, इनको भी हाई लेवल कमेटी से ही जो है दूर किया जा सकता है। DRDO का जो निजीकरण है उसको भी उसी तरह से रोका जा सकता है। परमानेंट नेचर के जो जॉब हैं, जहाँ पर जो है निश्चित रूप से स्थायी कर्मचारी होने चाहिए, आज उनके जो रिक्त स्थान हैं उनको जो है कॉन्ट्रैक्ट वर्कर से भरने का जो एक प्रयास तमाम डिपार्टमेंट कर रहे हैं, इस पर रोक लगनी चाहिए और जो स्थायी कर्मचारी हैं उनकी भर्ती होनी चाहिए। तमाम जो डिपार्टमेंट हैं, जितने भी अभी गिनाए गए, जितने को लेकर के हम लोग ये संघर्षरत हैं, सभी डिपार्टमेंट में बड़ी संख्या में रिक्त स्थान हैं जिन्हें भरा जाना चाहिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं सर। बरसों से कार्रवाई नहीं हो रही। अब तमाम चीज़ें हैं सर, कैडर रिव्यू प्रपोजल विभिन्न लेवल पर लटके हुए हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होती। कहीं हेडक्वार्टर लेवल पर है तो कहीं मिनिस्ट्री लेवल पर है, कोई फाइनेंस में जा कर के अटक जाता है, कोई DOPT में अटक जाता है, और कर्मचारी जो है बरसों तक कैडर रिव्यू के बारे में जो है परेशान रहता है। जो रीस्ट्रक्चरिंग के लिए जो है खास करके MES में तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर बार बार हम लोग पत्राचार करते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं हो रही। रिक्रूटमेंट रूल्स जो है जो बन रहे हैं, हम एक स्टेक होल्डर हैं, हम कर्मचारियों को हम प्रतिनिधित्व करते हैं तीनों महासंघ, उनसे जो है कोई राय नहीं ली जाती। मनमाने ढंग से जो है रिक्रूटमेंट रूल जो है परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो मेरा सर जो है यही निवेदन है कि जो चीज़ें कर्मचारी को मिलनी चाहिए, जिनके लिए गवर्नमेंट ऑर्डर हैं, जैसे कंपोजिशनल अपॉइंटमेंट 5% कोटा, ये जो है निश्चित है। लेकिन 5% कोटे से हम जो है सरकार के साथ लड़ रहे हैं कि ये बहुत कम है, इसको बढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि मृतक कर्मचारियों के आश्रित जो है आज दर दर भटक रहे। तो हम सरकार से लड़ रहे हैं 5% से बढ़ाया जाए, लेकिन हमारे डिपार्टमेंट जो 5% में हमारी जो पोस्टें कंपोजिशनल अपॉइंटमेंट की बनती हैं, उनको भी टाइम से नहीं भरती। तो इन सब सारी चीज़ों के ऊपर एक गंभीरता जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिखानी चाहिए, वो जो है निश्चित रूप से उसकी कमी है, ये जो है हम आज कह सकते हैं। आज जो स्ट्राइक नोटिस हम लोगों ने दिया, स्ट्राइक नोटिस कोई हम लोगों का हड़ताल करने का कोई जो है धंधा नहीं है सर, बिल्कुल स्ट्राइक नहीं करना चाहते। लेकिन जब जो है सर के ऊपर से पानी निकल जाएगा, हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होगी, कोई बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होगा, तो निश्चित रूप से इस तरह के कदम ट्रेड यूनियन को उठाने पड़ते हैं, जो कि एक अंतिम अस्त्र जिसको कहा जाता है। सर लास्ट में मैं एक ही निवेदन करूंगा, जैसा मैंने कहा कि आपके बारे में हम लोग को जानकारी है कि आप एक न्यायप्रिय अधिकारी हैं और आप जो है जो भी डिसीजन लेते हैं बहुत गंभीरता के साथ लेते हैं। तो इस विषय पर भी जब तक जो है हायर लेवल की मीटिंग नहीं होगी, तब तक इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता। जो क्लोजर है उसको कोई जो है एक डायरेक्टरेट नहीं रोक सकता, उसके लिए तो जो है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को ही हस्तक्षेप करना पड़ेगा। या जो क्लोजर हो गए वहाँ के कर्मचारियों की जो समस्याएं, उन समस्याओं पर जो है एक जो है ऊपर लेवल की जब तक मीटिंग नहीं होगी, इन समस्याओं का हल नहीं हो सकता। 19 तारीख तक का जो समय दिया गया था, वो समय जो है केवल 4 दिन शेष हैं, कितना उसमें हो पाएगा क्या होगा। लेकिन मेरा यही निवेदन है कि
इन सब समस्याओं के ऊपर गंभीरता के साथ विचार होना चाहिए था, विचार होना चाहिए। इतना ही मैं निवेदन करूंगा। मुझे लगता है कि मैं आपके द्वारा जो समय दिया गया था उसके अंदर ही अपनी बात को समाप्त जो है मैं कर रहा हूं, और इस आशा के साथ कि निश्चित रूप से आपके हस्तक्षेप से कुछ ये जो हमारे गरीब कर्मचारी हैं और जो डिपार्टमेंट हैं इनके बारे में कुछ अच्छे निर्णय आएंगे। ये निवेदन करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच साधु सिंह जी। आपने अपने विचार प्रकट किए। जो बाकी जो हमारे ऑफिसर्स हैं और बाकी जो यूनियन लीडर हैं उन्होंने भी मोर लेस वर्कर्स की जो हित के बारे में बात की। और जैसे आपको पहले लास्ट मीटिंग में भी कहा था, हमारी जो मंत्रालय है तो लेबर मंत्रालय तो बना ही इसलिए है कि हम इसमें जो वर्कर क्लास है, जो लेबर क्लास है, उनके हितों के लिए हम काम करें और जस्टिस हो। मैं एट द सेम टाइम नेशनल इंपॉर्टेंस में बार बार इसलिए बोलता हूँ बिकॉज विषय आप लोगों में जो फेडरेशन का जो आपके जो वर्कर्स है आर्मी यूनिट के साथ काम करते हुए एज ए नॉन सिविलियन, हमें लिए सिविलियन, नॉन सिविलियन, आर्मी, लेकिन है हम सब सिटीजन इंडिया के ही। तो इन बातों का सब ध्यान रखा जाएगा जब भी हम अपनी रिकमेंडेशन देंगे, जब भी अपना वो बात करेंगे। तो अब मैं आगे रिक्वेस्ट करूंगा मुकेश सिंह साहब जो हैं उनसे, सो दैट ही कैन स्पीक अप। आई थिंक ऑफिसर फ्रॉम द डिफेंस इज हियर, बट वी शुड फर्स्ट लिसन टू द ऑल द फेडरेशन union leaders only, then we'll come back to the Ministry of Defense to other side. Only there are two more there are after Mr. Mukesh Singh. So I request Mr. Mukesh Singh to kindly be give his point of view. Mukesh Singh ji. धन्यवाद। आदरणीय चीफ लेबर कमिश्नर सर नेगी सर, उनके साथ में उपस्थित एडिशनल चीफ लेबर कमिश्नर, डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर और रक्षा मंत्रालय के ज्वाइंट सेक्रेटरी, साथ ही डीजीक्यूए के सम्मानित एडिशनल डीजी एवं अन्य उपस्थित अधिकारीगण, हमारे सब साथी महासंघों के सम्मानित अध्यक्ष महामंत्री जी। आज चूंकि विषय बहुत गंभीर है और हमने पिछला अनुभव किया कि माननीय नेगी साहब की चेयरमैनशिप में जो हमने 9 तारीख की मीटिंग की वो बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन था और एक बेहतरीन निर्णय उन्होंने रखा कि जो जहां है दोनों पक्ष अपनी जगह पे रुके, और हमने ईमानदारी से पालन किया है एज ए ट्रेड यूनियन लीडर। हम यही अपेक्षा करते हैं रक्षा मंत्रालय के डीडीपी के अधिकारियों से भी कि वो भी ईमानदारी के साथ अपने कमिटमेंट को पूरा करेंगे। लेकिन ऐसा थोड़ा शंका लगती क्योंकि आज ही मुझे पता चला कि 15 तारीख आज है और आज एक किक ऑफ मीटिंग हो रही है टीडीपी की। तो खैर हम लोग के इस काम में विश्वास और धोखा दोनों लगा रहता है, तो कोई अनोखी बात नहीं है। मैं एक चीज कहना चाहूंगा सर कि जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतीय मजदूर संघ के लोग हैं और भारतीय मजदूर संघ के जो संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगड़ी जी, उनका जन्म शती वर्ष मना रहे हैं और इस पूरे एक वर्ष में हमने 2 शब्दों के ऊपर चर्चा की। राष्ट्र की अवधारणा क्या होनी चाहिए और विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए। हम जब विकास की अवधारणा की बात करते हैं तो हमको ये समझ में आता है कि सरकार की जो वर्तमान नीतियां हैं ये खासतौर से विकास की बजाय विनाश की नीतियां बन गई हैं। जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है इसमें क्या है कि इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ाने की बात करते हैं लेकिन ग्रोथ नहीं है, जॉबलेस ग्रोथ है। और यहाँ पर इसकी कीमत कौन चुका रहा है? एम्प्लॉय चुका रहा है। जो लेबर लॉज को सस्पेंड किए जाने की बात है या अमेंडमेंट करने की बात है, उनकी सारा सोच इस तरफ है कि श्रमिकों को नुकसान करके भी उद्योग को बढ़ावा दिया जाए। ये एक बहुत गंभीर चिंता की बात है। दूसरा, निजी क्षेत्र को आगे बढ़ाया जाए। किसकी कीमत पे? सरकारी क्षेत्र की कीमत पर। सरकारी क्षेत्रों को ऐसी स्थिति में लाया जाए जिससे कि उनको परेशानी हो और उनको फेल्योर बता करके प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाया जाए। सरकार की इन नीतियों से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं, हम तो इसकी आलोचना करते हैं और इसमें सुधार की अपेक्षा करते हैं। सर देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बातें ये हैं कि हम कोई नए मुद्दों के ऊपर चर्चा नहीं कर रहे हैं। 2017 के बाद से जो परिस्थितियां बनी हैं उनके ऊपर चर्चा कर रहे हैं।
हमने 15 मार्च 2018 को एक कॉल अटेंशन स्ट्राइक का नोटिस दिया था। उसमें अभी आज जो जीएस आर्मी सर बैठे हुए यहाँ पे, उनके चेयरमैनशिप में हमने 9 मार्च 2018 को मीटिंग की थी और उनमें वही मुद्दे थे। आर्मी बेस वर्कशॉप में गोको मॉडल लागू करना, 4 जो डिपो हैं उनको बंद करने की बात है, मिलिट्री डेयरी फार्म्स को बंद करना और ईएमई के 12,459 कर्मचारियों को, ऑर्डिनेंस डिपो के 6,408 कर्मचारियों के, आर्मी पोस्टल सर्विसेज के 20 एम्प्लॉई को, एमईएस के 9,300 लोगों को और मिलिट्री फार्म के 2,812 लोग, ऐसे करीब 31,000 लोगों के जॉब को लेकर के हम लोगों ने अपनी चिंता व्यक्त की थी। अभी सर ये जो कुछ भी हो रहा, कहा जाता है कि ये शेकटकर कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर हो रहा है। शेकटकर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या है, हम में से किसी को पता नहीं, हमारे को शेयर नहीं की गई, लेकिन जो उसकी रिकमेंडेशंस हैं वो लागू की जा रही हैं। हम लोग को जो लगता है, मेरा ये मानना है कि शेकटकर कमेटी ने देखा होगा कि इतनी 14.5 लाख आर्म फोर्सेज जो है भारत में, बहुत सारे अनयूटिलाइज्ड है, इनको सिविल सेक्टर में ये लोग रह रहे हैं, इनका सही इस्तेमाल नहीं हो पा रहा होगा और जहाँ पे आर्मी की डिफिशियंसी है उसको पूरा करने के लिए उन्होंने कहा होगा कि ये आर्मी के वर्कशॉप हैं, आर्मी के बेस वर्कशॉप हैं या डिपोज हैं, यहाँ से यूनिफॉर्म ऑफिसर्स को निकालना या यूनिफॉर्म पर्सनल्स को निकाल करके फ्रंट लाइन पे भेजना, ताकि ऑफिसर्स की या सैनिकों की जो कमी है वो पूरी हो सके। लेकिन हुआ क्या कि इन सारे एस्टेब्लिशमेंट्स को बंद करके या डिसबैंड करके सिविलियन एम्प्लॉय को इधर से उधर किया जा रहा, सिविलियन एम्प्लॉय को सरप्लस डिक्लेयर किया जा रहा और उसके हिसाब से कार्रवाई की जा रही। हम लोग का बार बार मानना था कि ये कहा कुछ और गया होगा, अगर इसको पब्लिक डोमेन में दिया जाता या ट्रेड यूनियंस, हम फेडरेशन के साथ शेयर किया गया कि शेकटकर कमेटी की रिकमेंडेशन ऐसी आई है, तो हम अपने एस्टेब्लिशमेंट्स को मजबूत करने के लिए जरूर कुछ, हमारी लड़ाई देखिए सर 2 तरह की है। एक तरफ हम अपने एम्प्लॉइज की ग्रीवांसेस को लेकर के स्ट्राइक पे जाने की बात करते हैं कि हमारे कर्मचारियों के साथ क्या दिक्कतें, दूसरी तरफ उन कर्मचारियों के जो डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे डीजीओएस हो, ईएमई हो या एमईएस है, ये सारे डिपार्टमेंट्स को हम चलाना चाहते हैं, मजबूत करना चाहते हैं। तो ये दोहरी जिम्मेदारी हमारी आ रही है। हम लोग को विक्टिमाइजेशन सहना पड़ता है। हम जब ट्रेड यूनियन करते हैं अपने वर्कर्स के वेलफेयर के लिए या अपने ऑर्गेनाइजेशन के वेलफेयर के लिए, तो बहुत सी ऐसी ताकतें हैं जो हमें दिक्कत पैदा करती हैं और वो विक्टिमाइजेशन होता है। हमने पोर्ट ब्लेयर में एक यूनियन खड़ी की नेवी में, और हमारे एम्प्लॉय को यूनियन के जनरल सेक्रेटरी को इसलिए पेनाल्टी इंपोज कर दी गई कि आप कैसे ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज में आ गए, उसको सेंसर पेनाल्टी इंपोज कर दी गई और पिछले 4 महीने से उसको सैलरी नहीं दी जा रही है। ऐसा विक्टिमाइजेशन हमको सहना पड़ता है। हम डीआरडीओ में अगर कुछ काम करते हैं तो डीआरडीओ में हमको विक्टिमाइजेशन होता है। हमने कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन में एक यूनियन खड़ी की सर। कोस्ट गार्ड ऑर्गेनाइजेशन में बड़े बड़े वर्कशॉप पे, जहाँ पे फैक्ट्रीज एक्ट के तहत सारे कानून लागू होने चाहिए, वहां पर हमारे एम्प्लॉय को कोई भी सुविधा नहीं दी जाती, ट्रेड यूनियन एक्टिविटीज की परमिशन नहीं देते, उसके नाम पर विक्टिमाइजेशन होता है। ये जो इस्टेब्लिशमेंट्स की अगर हमने बात की, ट्रेनिंग इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वहां हम ट्रेड यूनियन नहीं कर सकते। बोलते हैं कि आर्मी के कुछ इस्टेब्लिशमेंट वार इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, आर्मी पूरी की पूरी वार के लिए है, अलग से क्या वार इस्टेब्लिशमेंट होना, और वहां पर जगह जगह पे हमको पाबंदी खड़ी की जाती है। सभी सिविलियन हॉस्पिटल्स को आपने लेबर डिपार्टमेंट ने खुद ही इंडस्ट्री मान लिया कि ये इंडस्ट्रीज हैं, और उसमें इंडस्ट्रियल राइट्स हमको नहीं है। इंडस्ट्री के उस हॉस्पिटल जैसी इंडस्ट्री में अगर हम ट्रेड यूनियन का काम नहीं कर सकते, तो ये सब चीजें हैं हमारे ऊपर सर, जिसको हमको देखना है। अभी देखिए कि डीआरडीओ को लेकर के एक एक्सपर्ट कमेटी बना दी गई, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के जो चेयरमैन है वो इसको स्टडी करेंगे और रिकमेंड करेंगे कि कैसे डीआरडीओ को रिस्ट्रक्चर किया जाए। अपना डीजीक्यू एस्टेब्लिशमेंट है जो क्वालिटी को इंश्योर करता है, उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल को काम दे दिया गया। तो ये सब पूरी की पूरी डिफेंस इंडस्ट्री के साथ एक अजीब व्यवहार हो रहा है, और ये
पहले सेक्रेटरी कमेटी के नाम पे हो रहा था। अभी जब 16 मई को माननीय वित्त मंत्री जी ने अनाउंस किया ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के कर मुकेश जी आपकी आवाज नहीं आ रही। और ओवरहॉलिंग उसको गाएगा एमआरओ में, आर्मी बेस वर्कशॉप, स्टेशन वर्कशॉप चुकाएंगे। एयरफोर्स में बीआरडी जितनी भी है, बेस रिपेयर डिपो, ये सारे एयरफोर्स के एस्टेब्लिशमेंट्स इसकी कीमत चुकाएंगे। और ऐसे ही नेवी में नेवल के डॉकयार्ड चुकाएं इसकी कीमत। ये आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के ये तीनों एस्टेब्लिशमेंट्स खत्म होने की कगार पे पहुंच जाएंगे। और आप देख लीजिए आपके सामने कि 7000 पोस्टें जो है नेवी में सिविलियन की कम की जा रही है। जहां कम करना था, यूनिफॉर्म पर्सनल्स के लिए संख्या कम करनी थी, उनको रीडिप्लॉय करना था, उनको अपनी जगह पे छोड़ दिया गया और सारे सिविलियन एम्प्लॉय को ये आज एक अजीब स्थिति में पहुंचा दिए। हमारा ये मानना है सर कि आप इनको जेएस आर्मी पूरा विश्वास करते हैं कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। एक बार उन्होंने कोशिश भी की थी कि सेक्रेटरी कमेटी की रिकमेंडेशन को फेडरेशन के साथ शेयर किया जाए, लेकिन अफसोस है कि आज तक वो हुआ नहीं। आप एक बार फिर उनसे आग्रह करिए कि इसको सेक्रेटरी कमेटी की रिकमेंडेशंस को, जिसको कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स के नाम से सरकारी दस्तावेजों में कहा गया है, उसको हमारे साथ शेयर करें, हमारे ओपिनियन उसके साथ लें। हम सारे एक धारणा पे काम करते हैं, राष्ट्र का विकास हो, हम उसमें कोई भी सहयोग करने को तैयार है सर। और जहां तक स्ट्राइक की बात है, हमने एकदम लास्ट स्टेज में आकर के स्ट्राइक की बात की। हमने सारे प्रयास किए कि हमको स्ट्राइक पे नहीं जाना पड़े, हमारे विक्टिमाइजेशन रुक सके, हमारे जो इस्टेब्लिशमेंट जो चल रहे इस्टेब्लिशमेंट्स हैं वो ज्यादा स्ट्रेंथन हो सके। लेकिन सर ऐसा नहीं हुआ, इसलिए हमें आपके पास आना पड़ा है। आपने जो 9 तारीख को हम लोग का मार्गदर्शन किया, जो भारत सरकार के लिए एक जबरदस्त कदम उठाया कि एक बड़ी सरकार की निर्णयों में आपने हस्तक्षेप किया। वर्तमान समय में भी जेएस आर्मी बैठे हुए हैं, शायद जेएस एस्टेब्लिशमेंट भी, आप इनसे आग्रह करिए कि हमारी चिंताओं को हमारे नजरिए से देखिए। जब सब हम सब आंदोलन करते हैं तो सड़कों पे जो लोग देखते हैं वो सोचते कहते हैं कि ये सरकारी कर्मचारी क्यों आंदोलन करते हैं, इनको क्या परेशानी है। उनको ये मालूम नहीं कि जो जूता पहनता है उसको कहाँ तकलीफ है, उसी को पता चलता। तो ये सर हम लोग के नजरिए से एक बार देखने की कोशिश करें इसको, और मेरा आग्रह है कि एक सही निर्णय दें। हम सब एकदम मजबूरी में आकर के स्ट्राइक पे जाने की नोटिस दिए हैं और उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो 19 तारीख के बारे में जो आप निर्णय करेंगे, मुझे अपने फेडरेशन की तरफ से उसे स्वीकार करना। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच मुकेश जी। जैसे आपने सही कहा कि वेयर नोज द वेयर शू पिंचेस, और जिस लेंस से देखना चाहिए, मैं भी आज जो जिस लेंस से आप लोग देख रहे हैं उसी लेंस से मैं देख रहा हूँ। और आप ये निश्चित रहिए कि आप लोगों का जो हक है, जो आप लोगों की जो जिन मुद्दों पे आप लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, ये कभी भी ऐसे वेस्ट नहीं जाएगा। क्योंकि जो आप लोग आते हैं सड़क में, बिकॉज not as a union leader only, because somebody has to represent, because government cannot deal with the millions of the workers. It has to be represented by some leaders only. So you all are the great leaders. So we are here doing consultation with you along with the other party officers from the defense ministry.